चलो वील स्टार्ट। नंबर वन में क्या बोला है? द masses in kilograms of 50 children having a medical checkup were recorded correct to the nearest kilogram. The results are shown in the table. For which class interval contains the lower quartile? ये कौन से क्लास इंटरवल में लोअर क्वार्टाइल लाई करेगा? देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, एक होता है हमारे पास मीडियन, दूसरा होता है हमारे पास अपर क्वार्टाइल। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा क्लास इंटरवल्स में ग्रुप होता है ना डेटा, हम लोअर क्वार्टाइल के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25% से, मीडियन के लिए फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50% से, एंड अपर क्वार्टाइल के लिए फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 75। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है। 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25% से, कितना आता है? 12.5। अब देखो कैसे काउंट करेंगे 12.5। हमारे फर्स्ट इंटरवल में टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज है। फर्स्ट इंटरवल माने कितनी वैल्यूज है? 6 वैल्यूज है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? 12.5 वैल्यू चाहिए, यानी 12 13 वाली वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं अपने सेकंड इंटरवल में जाता हूँ तो सेकंड इंटरवल में टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 12 और 6 18 हो गई ना। सेकंड इंटरवल तक मैं पहुंचा तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 18 हो गई। तो ऑब्वियसली जो 12.5 वैल्यू है वो कौन से वाले इंटरवल में आ रही होगी? सेकेंड वाले इंटरवल में आ रही होगी। तो लोअर क्वार्टाइल मेरा फॉल करेगा 15 to 19 वाले इंटरवल। हाँ हाँ, टोटल चेक करोगे ना, पीछे से आ रहे हो ना बेटा। 12.5 वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट, पहली में 6 हो गई, दूसरी में 12 हो गई, हाँ तो 18 हो गई ना सेकेंड इंटरवल तक। सही है। अच्छा, अब वो सेकंड पार्ट में बोला है ऑन द ग्रिड ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा इन द टेबल। देखो हिस्टोग्राम के लिए आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है? एक्स एक्सिस के पे यू मार्क द क्लास इंटरवल्स, और वाई एक्सिस पे यू मार्क द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। और ये सर ये क्लास विड्थ क्या चीज है? क्लास विड्थ होती है जो भी आपका क्लास इंटरवल है उसकी अपर बाउंड्री माइनस द लोअर बाउंड्री। तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लास विड्थ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज हिस्टोग्राम बनाने से पहले जो करना जरूरी है, हिस्टोग्राम बनाने से पहले एक चीज जो करना जरूरी है वो क्या? कि आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे मेरा जहां पे पहला इंटरवल एंड हो रहा है वहीं से दूसरा इंटरवल स्टार्ट होना चाहिए। इज इट दैट इन दिस केस? क्या यहाँ पे मेरे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा जवाब देना, सब पार्टिसिपेट करना। क्या ये मेरे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हैं? नो। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक एंड हो रहा है 14 पे तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है 15 एक पे। एक 50 एक का में। डिफरेंस है। ठीक है। तो हम कंटिन्यूअस बनाते कैसे हैं? हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जितने का भी डिफरेंस आ रहा होता है हम उसको कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। जितने का भी डिफरेंस होता है हम उसको कर देते हैं डिवाइड बाय 2। कितना आ गया? 0.5। अब हम क्या करेंगे? हम एंड वाली वैल्यूज में प्लस 0.5 कर देंगे और स्टार्ट वाली वैल्यूज में माइनस 0.5 कर देंगे। अपर बाउंड्री में प्लस 0.5 कर देंगे, लोअर बाउंड्री में माइनस 0.5 कर देंगे। तो अब मैं अपने जो नए इंटरवल्स हैं उनको मैं जरा नीचे लिख रहा हूँ, चेक करना। स्टार्ट 10 से हो रहा था, उसमें 0.5 माइनस किया तो कितना हो गया? 9.5। और ये 14 था, ये हो गया 14.5। 15 में से माइनस किया तो ये हो गया 14.5। और फिर 19 में प्लस किया तो ये हो गया 19.5। 20 में माइनस किया तो ये हो गया 19.5 एंड 24.5। फिर 24.5 एंड 34.5। और लास्ट आ गया मेरा 34.5 एंड 58। ये आ गए मेरे एडजस्टेड क्लास इंटरवल। हाँ। अच्छा बढ़ाना है ना, सॉरी।
ठीक है, ये आ गए हमारे एडजस्टेड क्लास इंटरवल जो कि हमने कंटिन्यूस कर। ठीक है बेटा, नीचे हम उनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। 6, 12, 14, 10 एंड 8। ये है बेटा मई जून 18 का 6। सही है, ये हमने इसके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी। अब हमें जो हिस्टोग्राम बनाना होता है वो बनाना होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर, जिसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे अब अपने क्लास विड्थ लिखो। क्लास विड्थ कैसे लिखोगे? क्लास विड्थ हम लिख देते हैं, क्लास विड्थ मैंने बताया अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, मतलब 14.5 माइनस 9.5 कितना आएगा? 14.5 माइनस 9.5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा ना बेटा? 5 आएगा ना? तो आपका जो क्लास विड्थ है वो क्या हो गई? इसकी 5 हो गई। अगले वाले की क्या हो गई? 5। फिर दोबारा 5, फिर 10, और इसकी कितनी आएगी? 5। सही है। ये मैंने क्या किया, यही आ रही है ना? ये मैंने क्या किया, सबकी क्लास विड्थ लिख दी। ये आ गई मेरी क्लास विड्थ और ऊपर मेरी आ गई है फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, और सबके जो है वो मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 6/5, मुझे जल्दी जल्दी वैल्यूज बताते रहना बेटा। 6/5 कैलकुलेटर मेरे हाथ में। 59.5 माइनस 34.5 ये आ रहा है 25। अच्छा, हम फ्रीक्वेंसी अपन क्लास करते रहते हैं। 6 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 1.2। 12 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 2.4। 14 डिवाइड बाय 5 becomes 2.8। 10 डिवाइड बाय 10 1। 8 डिवाइड बाय 25 makes it 0.32। ठीक है, ये हमने क्या किया है, अपनी सारी इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक किसी को मसला बेटा? जल्दी से चैट में जवाब दो, ऑल गुड। नबील, आपको समझ आ गया? अच्छा, अब जो है हम क्या करते हैं, हम अपने क्लास इंटरवल्स मार्क करते हैं। क्लास इंटरवल्स कहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं? हमें स्टार्ट करना है 9.5 से 14.5 तक। ठीक है, तो हम जो है वो इंटरवल्स मार्क करते हैं अब अपने। यहाँ पे आप ले लो। देखो, हम हमेशा आपका जो एक्स एक्सिस है वो 0 से स्टार्ट होता है ना। हम किससे स्टार्ट करें? हम अब स्टार्ट करें 9.5 से। तो आप है ना थोड़ा सा गैप छोड़ना और फिर स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट करना। ठीक है, वैसे 0 से मसला नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे करो तो ज्यादा। नहीं, तो हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे है ना एक ये इस तरीके से बना देते हैं कि बीच वाला जो है वो गायब है, वो मैंने नहीं। ठीक है, हम अपना इंटरवल इस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं कि स्टार्ट की जो वैल्यूज है वो हमने स्किप कर दी। इसका ये मतलब है। ठीक है, हमने 9.5 से स्टार्ट किया और स्टार्ट की वैल्यूज हमने क्या कर दी? स्किप कर दी। ठीक है, तो हम अपना इंटरवल अब 9.5 से स्टार्ट करें। हमें अगला कौन सा चाहिए? 9.5 के बाद 14.5, ये हमने रख दिया यहाँ पे 14.5 5 के साथ। और उसके बाद क्या है? 19.5, अगेन 5 का डिफरेंस। एंड देन अगेन 5 का डिफरेंस, 24.5। उसके बाद 34.5, और उसके बाद 25 का, 1 2 3 4 5, 59.5। ये हमने सारे अपने इंटरवल्स मार्क कर दिए एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे हम इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज मार्क कर देते हैं। हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहाँ जा रही है? 2.8 तक जा रही है। तो उस हिसाब से हम अगर 0.5 करके मार्क करते हैं। ठीक है, गैप का आप अपने हिसाब से कर लो एडजस्ट, कोई मसला नहीं। ग्राफ में पूरा आना चाहिए, बस स्केलिंग अपने हिसाब से आप ले सकते
ठीक है, ये मैंने वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज मार्क कर दी। अब पहला इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1.2, तो ये हमने 1.2 पे मार्क कर दिया। 1.1, 1.2। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2.4, तो 2.4 आएगा एक तो यहाँ पे। एंड देन वी हैव 2.8, तो 2.8 चला जाएगा आपका यहाँ। 2.8 का कितना है, 5 ही है ना। फिर आ जाएगा हमारा 1, एंड देन 0.32, 0.1, 0.2, 0.3। ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। ओके, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2.8। सही है, आगे चलें। अच्छा, अब ये है हमारा जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं मीन एंड वेरियंस। ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो मीन है। इसमें जो आपका मीन है वो क्या है, -3 है। और वेरियंस इसने आपको बता दिया है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है, सिग्मा। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हमें वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। इट मींस कि उसने मुझे बताया है दैट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 0 इज 0.25। सही है, अब हमें रिवर्स जाके बैकवर्ड वर्किंग करके क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी गिवन है, रिवर्स जाएंगे और हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। हाँ, वेरिएंस है ना बेटा, पैरामीटर में वेरिएंस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं बता दूं। हाँ, सब बताया हुआ है उसमें, सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन दिया है, वो कैलकुलेट करना। अच्छा, हम जो है सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगी, सबसे पहले मीन बीच में आता है, तो मीन आ जाएगा -3 सेंटर में। और आपका जो है वो जीरो कहाँ पे होगा, आगे होगा ना इसके, तो ये जीरो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और इससे आगे वाला इसने मुझे रीजन दिया हुआ है 0.25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम प्रोबेबिलिटी को जेड टेबल में जाके रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो जेड टेबल में जब आप जाओगे तो क्या आप प्रोबेबिलिटी 0.25 ढूंढ सकते हो? 0.25 प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। आपको क्या ढूंढनी पड़ेगी, ये कौन सी बुक है? मैंने दी 0.25 आप नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करते हो, 1 - 0.25 करते हो, कितना आ जाएगा, 0.75। अब अपने जेड टेबल में जाओ, चला जेड टेबल है, जेड टेबल पे जाओ और चेक करो कि क्या आ रही है वैल्यू 0.25 पे। मैं आपको बल्कि यहाँ पे दिखा देता हूँ।
खोल के ले लो, यहीं पे खोल लेते। हाँ यार, गिवन होता है वो आगे अलग से वो देते हैं ना, बुकलेट देते हैं तो पेपर के अंदर अटैच नहीं होता। अच्छा, हमें क्या ढूंढना है? हमें 0.25 ढूंढना था, तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी सबसे कम हमारे पास 0.5। 0.25 तो नहीं दे सकते, हम कौन सी देखेंगे? 1 से माइनस करके देखेंगे, 0.75। सही है। अब अगर मैं 0.75 ढूंढता हूँ तो 0.75 बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, मैं उसका क्लोजेस्ट ढूंढूंगा। तो 0.75 किधर है भाई? 0.7486। हमेशा आप क्लोजेस्ट लेकिन छोटी वाली वैल्यू उठाओगे। हाँ, 0.75 प्रोबेबिलिटी है, उसको बीच में ढूंढना था। अगर जेड वैल्यू थी तो देखा उल्टा जा रहे हो। तो 0.75 से क्लोजेस्ट वाली वैल्यू मुझे नजर आ रही है 0.7486, जो बन रही है 0.67 पे। अब मुझे बात बताओ बेटा कि 0.7486 को 0.75 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 14 नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो लास्ट में आप ढूंढोगे 14। 14 नहीं है आपके पास तो क्या ले लो? 13 ले लो। 13 पे क्या वैल्यू आ रही है? 4 आ रही है, तो और आपकी जेड वैल्यू बन गई 0.674। ठीक है, सबको आता है ना जेड टेबल रीड करना इस तरीके से? जेड वैल्यू क्या आ रही है? 0.674। अच्छा, एक मजे की बात आपको मैं बताऊं कि आप जरा यहाँ पे नीचे जाओ। नीचे उसने कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज पे जेड वैल्यू ऑलरेडी आपको निकाल के दी हुई है। ठीक है, तो वो अगर आपको इसमें से कोई प्रोबेबिलिटी मिल जाती है तो आप डायरेक्ट इनमें से उठा सकते हो उसकी जेड वैल्यू। तो 0.75 पे उसने मुझे बताया हुआ है कि 0.674 जेड वैल्यू बनेगी, और हमारी वर्किंग से भी सेम आ रहा है। ठीक है। चलिए आप वापसी बता, ये आप वापसी नीचे क्या दिखा। बेटा नीचे कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज पे जेड वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है। 0.75 के ऊपर उसने जेड वैल्यू आपको बताई हुई है 0.674। ठीक है। जेड टेबल रीड करना एक दफा और सीख लो, देख लो मुनीर बेटा, ध्यान से देखना, मैंने बहुत दफा ये कराया हुआ है। 0.75 आपको ढूंढनी है। 0.75 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप क्या देखोगे? उससे क्लोजेस्ट लेकिन छोटी वाली वैल्यू ढूंढोगे, ये आ रही है मेरे पास 0.7486। वो कहाँ पे बन रही है? वो बन रही है 0.67 के ऊपर। ये लिख दिया हमने साइड में 0.67। अब 7486 में आप कितना ऐड करोगे नंबर ताकि वो 0.75 कंप्लीट कर ले? 14 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो 14 तो मेरे पास नहीं है, आगे कितना है? 13 है। 13 ले लेंगे, उसके ऊपर वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो ये जेड वैल्यू बन गई 0.674। सही है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जेड वैल्यू का। तो अब हम एक्स की वैल्यू उठाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। माइनस मीन कितना है? -3 है। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता, इज इक्वल टू द जेड वैल्यू जो आ रहा था 0.674। यहां से वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना बनेगा ये? 3 डिवाइडेड बाय 0.674, 4.4। क्या कर रहा है? वेरिएंस नहीं चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आएगा।
कितना आ रहा है 4.451। हाँ देखो वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन रखते हैं ना। वेरिएंस कितना है इसका, वेरिएंस है ये, तो इसको जब तुम अंडर रूट में डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही वो रख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना। सही है, ये सिंबल है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये सिंबल है वेरिएंस का, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। और जेड वैल्यू में हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो एक्स की वैल्यू 0 है ना, फॉर्मूला क्या होता है जेड का, तो एक्स क्या है यहाँ पे 0.25, तो प्रोबेबिलिटी है भाई, 0 बताया ना, ये रही ना यहाँ पे, ये ना एक्स इज पॉजिटिव, क्या लिखा हुआ is 0.25 probability है that a randomly chosen value of x is positive is 0.25, probability is 0. अच्छा अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, क्लियर हो गया सबको ये वाला पार्ट, आगे चले ना, जल्दी जी जल्दी सर। बेटा। नहीं बेटा स्क्वायर नहीं करना सेंटर, कितनी दफा बताऊं, स्क्वायर नहीं करना। यहाँ पे उसने क्या मांगा है, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है, आपसे उसने वेरिएंस नहीं मांगा। Find the randomly chosen, find the probability that of 8 randomly chosen values of x। अब उसने जो है वो इस तरीके की 8 वैल्यूज उठाई हैं, और उसमें से मुझे फाइंड करना है कि फ्यूअर देन 2 विल बी पॉजिटिव। कौन सा सवाल है ये? किस चीज का सवाल है? नहीं, किसका सवाल है बेटा, कौन बताएगा, ये कौन से चैप्टर का सवाल है? ज्योमेट्रिक में तो स्पेसिफिक पोजीशन आती है, अंटिल का वर्ड यूज करता है। फिर बायनॉम। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है जी यार। एन की वैल्यू उसने 8 दी हुई है, और वो बोल रहा है फ्यूअर देन 2 विल बी पॉजिटिव, तो किसी भी एक वैल्यू के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी उसने क्या बताई हुई ऊपर, 0.25। ये हो गई आपकी पी की वैल्यू, क्यू कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स लेस देन 2 की। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, 0 और 1 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। तो ये हो जाएगा आपका 8c0 0.25 पावर 0 0.75 पावर 8, 8c1 0.25 पावर 1 0.75 पावर 7। फ्यूअर देन 2 और क्या आएगा, फ्यूअर देन 2 और क्या होता है? वो ज्योमेट्रिक। सही है बेटा, आंसर निकाल लो इसका। लेट हो गया यार, जल्दी जल्दी कर रहा है। हम्म, नहीं मेरा आ रहा है 0.367, जरा चेक कर लेना एक और कोई दफा कोई। ऐड कर देंगे दोनों में। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। The members of swimming club are classified as advanced swimmers or beginners. The proportion of members who are male is X, and the proportion of males who are beginners is 0.7। उसने बोला है मेल्स वाले जो है वो X हैं, और मेल्स who are beginners वो 0.7 है। The proportion of females who are advanced swimmers is 0.55। ये इसने कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है मुझे, और उसने जो है वो ट्री डायग्राम बना दिया। 0.367, वन प्रोबेबिलिटी वन से ज्यादा नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, इसने मुझे पार्शियल इंफॉर्मेशन देके ट्री डायग्राम बना दिया, मुझे ट्री डायग्राम कंप्लीट करने को बोल रहा है।
तो अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, उसकी अगेंस्ट वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो क्या करते हैं, 1 से माइनस। तो अगर मेल्स की प्रोबेबिलिटी x है, तो फीमेल्स की क्या होगी, 1 - x होगी। एडवांस स्विमर्स की प्रोबेबिलिटी 0.55 है, तो बिगनर्स की कितनी होगी, 0.45। बिगनर्स की 0.7 है, तो एडवांस की 0.3। ये क्या किया हमने, ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर दिया। अब नीचे आते हैं, find for a randomly chosen member the probability of being an advanced swimmer is same as the probability of being a beginner। ने बोला है कि कोई भी अगर आप पर्सन चूज करते हो, तो एडवांस स्विमर की जो प्रोबेबिलिटी है और बिगनर की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे सिर्फ एडवांस और बिगनर की बात की, मेल फीमेल की बात नहीं। तो दैट मींस एडवांस स्विमर मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है, और सेम वे बिगिनर जो है वो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। तो अब हम अपने ट्री डायग्राम से इनकी एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, हम ये बोलते हैं, अच्छा एक इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैं आपको थोड़ा सा लंबा करके बताता हूँ, और एक थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर मैं एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो कैसे निकलेगी, फीमेल से एडवांस, तो क्या हो जाएगा, 1 - x मल्टीप्लाई बाय 0.55, और फीमेल से एडवांस तो कितना आ जाएगा, +0.3 मल्टीप्लाई बाय x। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, एडवांस स्विमर की आ गई। और इज सेम एज यानी इक्वल टू, अब हम निकालते हैं बिगनर की प्रोबेबिलिटी। बिगनर फीमेल के हिसाब से क्या होगा बेटा, 1 - x मल्टीप्लाई बाय 0.45, और मेल्स के हिसाब से बिगनर क्या होगा, 0.7x। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x? क्या हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे निकाल लेते हैं जल्दी से। बेटा ये इक्वेशन समझ आ गई सबको? ब्रैकेट खोल दिया पहले, ब्रैकेट खोल के अब हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.55 प्लस 0.3x, यहाँ पे आ जाएगा -0.25x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -0.45 प्लस 0.7, आ जाएगा 0.25x इधर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 0.5x इज इक्वल टू 0.55 माइनस 0.45, आ जाएगा 0.1, और फाइनली 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5, आपके पास x की वैल्यू आ गई 0.2। सही है। अच्छा अब इसका एक शॉर्ट तरीका सुनो जल्दी से। शॉर्ट तरीका क्या है बेटा, कि अगर एक चीज की प्रोबेबिलिटी जो है, मैं बोलता हूँ कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं 1 प्रोबेबिलिटी दो चीजों में इक्वली डिवाइड कर दूं, तो एक चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0.5। अगर एक चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी एक पर्सन जो है वो एडवांस स्विमर है या बिगनर है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एडवांस और बिगनर्स दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो मतलब 0.5 इसको मिलेगा, 0.5 उसको मिलेगा। तो हम किसी भी एक इक्वेशन को लेके इक्वल टू अगर 0.5 कर दें, तो भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सेम। ठीक है, करके देख लो, आंसर तुम्हारा 0.2 ही आ रहा होगा। सही बेटा, ये वाली बात समझ आई सबको, कि अगर आप किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू 0.5 कर देते हो, तो यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा क्लियर है ना बेटा सबको ये? आगे आ जाओ पार्ट 2 पे। गिवन दैट a randomly chosen member is an advanced swimmer। गिवन दैट का मतलब क्या होता है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जो चीज गिवन होती है वो पूरी पूरी डिनोमिनेटर में आती है, और न्यूमरेटर में आप रखते हो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड एंड गिवन, एंड यानी इंटरसेक्शन, यानी जो चीज रिक्वायर्ड है और गिवन भी है दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है वो गिवन की प्रोबेबिलिटी रख दो। गिवन क्या है? दैट अ रैंडमली चूजन मेंबर इज एन एडवांस स्विमर। एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। इक्वल है ना, एडवांस और बिगिनर्स की इक्वल है। अगर अगर ये चीज ध्यान में नहीं आ रही, बता दो। अगर ये चीज डायरेक्ट 0.5 ध्यान में नहीं आ रही तो आप कैलकुलेट कर लो ना भाई। एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? एक्स की जगह हम 0.2 रख देते हैं और 1 माइनस एक्स 0.8 हो गया। तो एडवांस स्विमर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.55 एंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। निकाल लो कितना आता है। सही है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो तो भी आ जाएगा। अब एडवांस स्विमर ये गिवन है, यानी जो भी पर्सन आप सेलेक्ट करे वो एडवांस स्विमर होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने रख दी डिनोमिनेटर में। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, तो बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यानी ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? कि मेंबर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। लेकिन मेल के साथ साथ जो गिवन वाली चीज है वो भी होनी चाहिए। तो मेल के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो एडवांस स्विमर भी होना चाहिए। तो मेल के साथ एडवांस स्विमर वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.8 एंड 0.55। हाँ, अच्छा मेल के साथ तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हाँ, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी बनती है। 0.1 1 2। ठीक है बेटा, डील मैंने कर दी रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद 21 हॉलीडेज का मीन कितना है? 2400। तो ये हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 2400। ये आ गया मेरा टोटल 51 हॉलीडेज का टोटल प्राइस। इसको आप डिवाइड कर दोगे अगर 51 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका एवरेज मिल जाएगा। चालू कितना आ रहा है? 18 1870.5। सही है। मीन का मतलब ही एवरेज होता है एक चीज का। मीन का मतलब ही एक चीज होता है। मल्टीप्लाई करके हमने टोटल निकाल लिया सबका। सही है, मीन का मतलब ही एक होता है, एवरेज। मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 10 शर्ट्स खरीदी और उनकी मीन प्राइस थी 100 रुपीज, तो मतलब एक शर्ट की प्राइस ऑन एवरेज 100। टोटल टोटल का नहीं बता रहा। टोटल के लिए आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। एक हॉलीडे का बन रहा, सो है एक हॉलीडे का तो। अच्छा, अब आ जाओ। द प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल हॉलीडेज with far field are denoted by $X of far field, and the prices of individual holidays with lagged travel are denoted by $XL। ठीक है, ये इसने मुझे बताया, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर दिया दोनों का, कि जो है वो इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, एक सिंबल अलॉट कर दिया बस। बाय फर्स्ट फाइंडिंग, आपको तरीका भी बता रहे हैं भाई कैसे फाइंड करना है। बाय फर्स्ट फाइंडिंग ई एक्स स्क्वायर है दोनों का, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल 51 हॉलीडेज। पहले उसने क्या मांगा था? पहले उसने मीन मांगा सारे 51 हॉलीडेज का। तो हमने पहले टोटल निकाला सबका और उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब वो मांग रहे हैं हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल। ठीक है, तो अब सबसे पहले दोनों का अलग अलग दिया हुआ है ना, अब हमें 51 का निकालना है। नहीं, इस तरीके से नहीं करा। क्यों? मीन में तूने दोनों को ऐड किया? मीन में दोनों को ऐड नहीं किया ना। मीन के लिए हमने वेरिएंस का आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ई एक्स स्क्वायर अपॉन एन।
माइनस ई एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेरिएंस का, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे पास जो ई एक्स स्क्वायर है वो अभी तक नहीं है। और ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर दोनों का होगा, एफ वाले का भी होगा और टी वाले का भी होगा। यानी हमें दोनों का ई एक्स स्क्वायर कंबाइंड चाहिए होगा पहले। और मीन तो हम दोनों का ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1870.5 पिछले पार्ट में। पहले दोनों का हम ई एक्स स्क्वायर अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। कैसे निकालेंगे दोनों का अलग अलग ई एक्स स्क्वायर, उसने मुझे दिया हुआ है दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में डालते हैं, वेरिएंस के फॉर्मूले में डालते हैं। ठीक है, पहले का अगर हम करते हैं, वर्किंग करते हैं, यहाँ पे देखो पहले का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है 230, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 230 का स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू, इसका ई एक्स स्क्वायर मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे पता है कितनी, इसकी 30 है, और माइनस मुझे इसका मीन भी पता है 1500। क्या मैं यहाँ से इसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ठीक है, मैंने पार्ट फील्ड के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके मैं पार्ट फील्ड का ई एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ पहले। ठीक है, निकालो जरा कितना आएगा, 230 स्क्वायर प्लस, भले आने दो क्या, मल्टीप्लाई बाय 30, यार है मेरा 1632,000। 230 स्क्वायर प्लस 1500 और मल्टीप्लाई बाय 30 आ रहा है 1632,000। यानी एफ एफ वाले का आ रहा है ई एक्स स्क्वायर 1632,000। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मीन का स्क्वायर होता है, थैंक यू निशा। मीन का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में यार, मीन का स्क्वायर नहीं है तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 230 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 30, यह आ गया 69,087,000। यह आ गया आपका ई एक्स स्क्वायर एक का। इसी तरीके से दूसरे का ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 160 स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका ई एक्स स्क्वायर मुझे नहीं पता, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 21 माइनस उसका मीन है 2400। यहाँ से निकालो कितना बनता है, 160 का स्क्वायर प्लस 2400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 21, 2400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 21, यार है 121497600। किसका ये एल वाले का है, 121497600। ये दूसरा ई एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको टोटल ई एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ई एक्स स्क्वायर टोटल आ जाएगा आपके पास, टी लिख देते हैं इसको, दोनों को ऐड कर लो, डायरेक्ट में लिख नहीं रहा अलग से। 121497600 प्लस 69,087,000, ये आ गया 19,058,4600, 19,058,4600। अब मैं अपना टोटल वेरिएंस निकाल सकता हूँ, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू 19,058,4600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 51 माइनस दोनों का मीन कितना आ रहा था 1870.5 का स्क्वायर। निकालो जरा वैल्यू कितनी आती है ये, नहीं यही करना है, 5 मार्क का सवाल बेटा। वैल्यू निकालो बेटा, बताओ कितनी आती है। अंडर रूट कर दो इसको, सही है।
इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 488 पॉइंट समथिंग जो भी है, वो 6। तो फिर उन्होंने राउंडिंग ऑफ कर दी होगी ना, एग्जैक्ट लिखा है 488, 488 आ रहा है। दोबारा कर लेना सही से एक दफा। सही है बेटा, क्लियर है। 581 तो वेल बेटा ये कैसे 581 कैसा है बेटा? पहले सबसे पहले इसको कैलकुलेटर में डालो। 1905, अब्दुल्ला तुम दोबारा कर लो। 1905,84600 डिवाइडेड बाय 51 माइनस 1870.5 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है एग्जैक्ट 238182 पॉइंट समथिंग। का अंडर रूट कर देंगे। इसी का स्क्वायर रूट कर दो कैलकुलेटर में डायरेक्ट, तो यार है 488.04। 1500 का अच्छा, हाँ सही है। आगे बेटा आप, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क का सवाल था इसीलिए इसमें इतनी लंबी वर्किंग थी, सिर्फ आपको वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। A game is played with 3 coins A, B, and C. Coin A and B are biased so that the probability of obtaining a head for coin A, पहले अपने डेटा यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट कर लो। कॉइन ए का उसने मुझे बोला है कि हेड आने, अब ये क्या बोल रहा है कि कॉइन बी जो है वो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.75, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.25। सही है। थर्ड पॉइंट का उसने बोला है कॉइन सी इज नॉट बायस। नॉट बायस मतलब वो फेयर होगा, और कोई भी चीज अगर फेयर है तो मतलब हर चीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो दो चीज होती है हेड और टेल, तो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 एंड 0.5। ये सारी सिनेरियो इसने मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ है। The three coins are thrown once, यानी तीनों कॉइन को एक एक दफा थ्रो किया है। Draw a probability distribution table for the number of heads obtained। ठीक है, मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है कि 3 दफा अगर आप कॉइन थ्रो करते हो तो कितनी कितनी दफा आपका हेड आ सकता है और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीनों कॉइन एक एक दफा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल, पहले तो ये बताओ कि कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ हेड्स आ सकते हैं, कितने पॉसिबल हेड्स आ सकते हैं आउट ऑफ द 3 कॉइंस। तीनों हेड्स आ सकते हैं, और 2 हेड्स आ सकते हैं, और एक हेड आ सकते हैं, और एक भी हेड नहीं आए ऐसा भी हो सकता है, सारे टेल आ जाए। तो ये आपकी पॉसिबल एक्स की वैल्यूज हो गई जिनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आपने ये सोचा कि भाई क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, और अब मैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता रहूंगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं 3 की। तो 3 का मतलब है कि तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए, मतलब हेड हेड हेड। पहले कॉइन के ऊपर हेड आए 0.4, तो इसलिए दूसरे कॉइन के ऊपर हेड आए 0.75, तीसरे कॉइन के ऊपर हेड आए 0.5। निकालो कितना बनता है। 0.15। सही है। अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 की। अच्छा, फर्स्ट केस हमने इसका बना लिया था हेड हेड टेल वाला। आप बना लीजिए फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हेड हो, सेकंड पॉइंट के ऊपर टेल आ जाए, और थर्ड पॉइंट के ऊपर अगेन हेड आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हेड 0.4, सेकंड पॉइंट के ऊपर अब मुझे टेल चाहिए, तो सेकंड पॉइंट पे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.25, और थर्ड पे हेड 0.5। निकालो इसका कितना आता है 705।
अब थर्ड वाले की बात करते हैं, वो क्या है, पहले पे टेल ले लेते हैं, बाकी दो पे हेड्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट पे टेल हो गया 0.6, सेकंड पे हेड हो गया 0.75, थर्ड पे हेड हो गया 0.5। निकालो कितना है, 0.225। अब इन सबको ऐड करो, बताओ कितना आता है। 0.35, 0.35 ना, क्या हो गया, 0.225 प्लस 0.05 प्लस 0.15, 0.425, सही है। यहाँ लिख दिया हमने 0.425। चला फोन बंद करो। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, सॉरी। अब x इक्वल टू 1 की बात करते हैं। x इक्वल टू 1 मतलब एक आपका हेड होना चाहिए, बाकी सारे टेल होंगे। तो एक हेड हो गया, पहला हेड, और बाकी दोनों टेल। तो फर्स्ट हेड 0.4, बाकी दोनों टेल 0.25 एंड 0.5। दूसरा क्या है, दूसरा बनेगा पहला टेल हो, फिर हेड हो, और फिर टेल हो। तो फर्स्ट टेल हो गया 0.6, दूसरा हेड हो गया 0.75, तीसरा टेल हो गया 0.5, 0.225। थर्ड वाला आ गया आपका, और कौन सा केस बच गया, पहले दो टेल्स हो और आखिरी वाला हेड हो जाए। तो ये हो गया 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.25, कितना, 0.75। ऐड करो कितना बनता है, 0.35। तो 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.35। सही है। लास्ट क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब तीनों टेल्स हो, इसका तो एक ही केस बनेगा, 0.6, 0.25, 0.5। कितना आ जाएगा, 0.07। ठीक है। तो ये इसमें छोटा सा मसला था, क्योंकि सारे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट थी, इसीलिए हमें हर केस को अलग अलग बनाना पड़ा। ठीक है। सही है। हेंस कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द हेड्स ऑफ टेल। ये मैं जो है वो स्टूडेंट से जल्दी से बता देता हूँ। इसमें कैसे निकालेंगे, आप जो है वो x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हो उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज से, और आपके पास आंसर आ जाता है, और सबको ऐड कर दोगे। यहाँ पे हम कर देते हैं, जल्दी से लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेट कर लेना। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.425 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.35 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.075। इससे आ जाएगा आपका मीन। और वेरिएंस कैसा आएगा, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। नहीं, आप वेरिएंस के लिए क्या करते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, और जो भी आंसर आता है उसमें से क्या कर देते हो, मीन का स्क्वायर माइनस कर देते हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, हम आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताओ। पूरा नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा कर लेंगे वो। ये पेपर पूरा करना है यार, दो क्वेश्चन बाकी हैं। हाँ ये कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर्स ऑफ एप्पल्स इन एन ऑर्चर्ड हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5.7 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8। अच्छा, इसका दोबारा से नॉर्मल पूछते हैं, दो सवाल पूछे हैं इसमें नॉर्मल। Find the probability that an apple selected item can be used as a toffee apple. इसने मुझे बोला है apple with diameters 4.1 and 5 can be used as a toffee apple.
ठीक है। और वो बोल रहे थे भाई इस टॉफी एप्पल की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो 4.1 और 5 के बीच की। हम इसकी डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनेगी तो क्या होगा, मीन बीच में आएगा 5.7 और वो मुझे बोल रहा है कि भाई 4.1 और 5 इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी बताओ। सही है। तो जब भी रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसी भी रेंज ऑफ वैल्यूज की, तो आप दो काम करते हो। क्या करते हो, आप एक प्रोबेबिलिटी निकालते हो लेस देन द बिगर वैल्यू, यानी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले मैं 5 से पीछे की निकाल लूंगा और फिर मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4.1 यानी छोटी वाली वैल्यू से लेस, और दोनों को क्या कर दोगे आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास बीच वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये अलग अलग करना पड़ेगा हमें। लेस देन 5 की सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे x माइनस मीन, 5 माइनस 5.7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.8। जेड वैल्यू कितनी आई, ये आ गया माइनस 0.875। बड़ी वाली वैल्यू से पीछे की पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसमें से छोटी वाली वैल्यू से पीछे की माइनस कर दी तो बीच वाला x की वैल्यू निकाली ना, प्रोबेबिलिटी निकाल लो ना, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। 0.875 आ गया। 0.875 पे प्रोबेबिलिटी निकालो कितनी आ रही है, जेड टेबल पे जाओ, चला जेड टेबल देखो, बल्कि एक मिनट छोड़िए खोल लो। 0.875 पे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 0.87 और 5, इनके पास जाना है, इन लाइंस में आना है। यह आ गया 0.8078 और उसमें 14 ऐड करना है लास्ट डिजिट में। तो कैलकुलेटर में ऐड कर दो 8078 प्लस 14 कितना आता है 8092। यह आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 0.8092। क्या इसमें से 1 माइनस करने की जरूरत है, हाँ या ना। लेस देन 5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी ना बेटा, 1 से माइनस करोगे तो 1 माइनस 0.8092 कितना आता है, यह आ गया 0.1908। इसी तरीके से लेस देन 4.1 की निकालते हैं, उसका z वैल्यू क्या आएगी 4.1 माइनस 5.7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यह आ गया -2। माइनस तो नहीं देखते हम, पॉजिटिव ही देखते हैं। तो 2 के ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है यानी 2.00 पे आ रही है 0.9772। इसको भी 1 से माइनस करेंगे क्योंकि 0.5 से छोटा है। क्या आना 2.0 ना, ये रहा, माइनस को रिजेक्ट कर दो ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे फाइनली, माइनस कर दोगे दोनों को आपस में, 0.1908 माइनस 0.0228, बताओ कितना आ रही है, क्या आ गया 0.168 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा सबको, ये पेपर काफी लेंदी नहीं हो गया, बड़ा पेपर है ना, पार्ट्स पार्ट्स भी ज्यादा है। हाँ लेकिन फिर भी पेपर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अच्छा अब आ जाओ इसके पार्ट 2 पे। 250 apples are chosen at random, use a suitable approximation। अब देखो आपका होता क्या है, जब भी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा अच्छा सही है, देखो अब इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई
250 एप्पल्स ही उठा रहा है, यानी n इक्वल्स टू 250 है। और मुझे जो है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फ्यूअर देन 50, यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है फ्यूअर देन 50 क्या होने चाहिए, यूज्ड एज टॉफी एप्पल्स। टॉफी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.168 अभी निकाला, यानी प्रोबेबिलिटी 0.168 है, तो क्यू कितना होगा, 0.832। ये किसका डेटा है, ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। लेकिन मसला बताया गया है, मसला ये है कि इतने बड़े डेटा का आप बाइनोमियल निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप इसको नॉर्मल से ही सॉल्व करोगे। है तो ये डेटा बाइनोमियल का, लेकिन क्योंकि मैं इसको बाइनोमियल से सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा लार्ज है, और लार्ज की कंडीशन क्या होती है, लार्ज की कंडीशन होती है कि आपका एन क्यू एंड एन पी क्यू अगर ग्रेटर देन 5 होता है, तो आप अपने डेटा को बाइनोमियल से चेंज करके कहाँ ले जाते हो, नॉर्मल में ले जाते हो। अगर आपके डेटा का एनपी और एनपीक्यू ग्रेटर देन 5 आ रहा होता है, तो आप अपने डेटा को बाइनोमियल से नॉर्मल में स्विच कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वैसे तो बड़ा ही आ रहा होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो आपका जो है वो एनपी कितना होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.168, 42। और एनपीक्यू कितना होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.168 मल्टीप्लाई बाय 0.832, यार है 34.944। तो ये आपका 5 से बड़ा है, तो आपको पता चल गया कि भाई मुझे नॉर्मल में जाना है। अच्छा, बायनोमियल से जब आप एनपी निकालते हो तो एनपी किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है, और एनपीक्यू किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। यानी जब आप नॉर्मल में इसको कन्वर्ट करोगे तो आप मीन की जगह पे क्या लोगे, 42 लोगे, वेरिएंस की जगह क्या लोगे, 34.944 लोगे, और आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे लेस देन 50। लेकिन अब जब भी इसमें एक चीज और होती है, क्या होती है बेटा, जब भी आप बायनोमियल से नॉर्मल में जा रहे होते हो तो आपको एक करेक्शन करनी पड़ती है। क्या करेक्शन करनी पड़ती है, उस करेक्शन को बोलते हैं हम कंटिन्यूटी करेक्शन। जब भी हम बायनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा को, हमें एक कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ती है। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होती है, 0.5 की एडजस्टमेंट होती है, कि या तो आपको +0.5 करना पड़ता है या आपको -0.5 करना पड़ता है। और उसका तरीका क्या है, अगर आपको ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप +0.5 करोगे, अगर आपको लेस देन की निकालनी है तो आप -0.5 करोगे। ठीक है, और इन्हीं को अगर मैं उल्टा कर दूं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की अगर निकालनी है तो -0.5 कर दोगे, और लेस देन इक्वल टू की अगर निकालनी है तो +0.5 कर देंगे। सर ये याद कैसे करेंगे, तो इतनी सारी चीजें हैं बेटा, आपको याद कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो कि ग्रेटर देन पे प्लस होगा। क्या याद रखो, ग्रेटर देन पे प्लस होगा, बाकी सब उसका उल्टा है। ग्रेटर देन पे अगर प्लस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या है, माइनस है। ग्रेटर देन पे अगर प्लस है तो लेस देन पे क्या है, माइनस है। लेस देन पे अगर माइनस है तो लेस देन इक्वल्स टू पे क्या है, प्लस है। सब इसका रिवर्स है। सिर्फ एक चीज याद रखो, ग्रेटर पे प्लस होगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 50 की, तो लेस देन पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे x लेस देन 49.5 की, और मीन है आपका 42, और वेरिएंस है आपका 34.944। ये आपका डेटा आ गया किसका, नॉर्मल का। और अब हम इसमें नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है ये वाला पार्ट, जल्दी बताओ, पूरी कन्वर्जन समझ आ गई। मुनीर हिना बेटा क्लियर है।
एकदम यार बीच में आ जाएगा। 42, 49.5 इससे आगे होगा। और आप इससे लेसर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जेड वैल्यू होगी 49.5 माइनस 42 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जेड टेबल में ले जाओगे और प्रोबेबिलिटी निकालोगे। 1 से माइनस की करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि 0.5 से बड़ा वाला रीजन है तो 1 से माइनस नहीं होगा। चलो लास्ट पार्ट पे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन पे जल्दी से एंड करते हैं इसको बस। Find the number of ways the 9 letters of the word 17 can be arranged. Arranged मतलब permutation factorial वाला सीन होगा। In each of the following cases, one of the letter is in the center and 4 letters on either side. मतलब एक लेटर ई बीच में आएगा, एक लेटर ई बीच में आएगा, बाकी 4 लेटर इधर होंगे, 4 लेटर इधर होंगे। इस तरीके से मुझे इसको अरेंज करना है। चला यहाँ देख लो बेटा, अभी छोड़ दो। ई बीच में आएगा, बाकी 4 लेटर्स बराबर में आएंगे दोनों साइड से। अब देखो टोटल ईज कितने हैं आपके पास, टोटल ईज कितने हैं 4। चला यहाँ देख लो, ये हो जाएगा बात, नहीं समझ आएगा फिर। हाँ, आपके पास ई बीच में है तो ई के ऑप्शंस कितने हैं आपके पास 4, 4 में से कोई एक ही बीच में आएगा। बाकी कितने लेटर्स बचे, बाकी कितने लेटर्स बचे 9 में से 8 लेटर्स बचे। उनका तो कोई मसला ही नहीं है, वो कहीं भी फिक्स हो जाएंगे। तो उनकी अरेंजमेंट क्या हो गई 8 फैक्टोरियल। तो आपकी अरेंजमेंट आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। और जो लेटर्स आइडेंटिकल है उससे इनको डिवाइड कर दो। 4 दफा ई आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, 2 दफा एन आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये जितना भी आइडेंटिकल होगा सब से आप डिवाइड कर दोगे। बीच में ई था, 4 दफा ई आ रहा है तो उसके ऑप्शन 4 हो गए। बाकी 8 लेटर्स बचे तो उसका 8 फैक्टोरियल आ गया और फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया रिपीट वाले। 3360 सही बेटा। सेकेंड पार्ट में बोलते हैं नो ई इज नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब गैपिंग मेथड यूज करेंगे, गैप्स वाला। नो ई नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब कितने आपके पास 4 है, तो बाकी कितने बचे 5 लेटर बचे जिनको कोई मसला नहीं है। बेटा 2 फैक्टोरियल ये एन है ना, एन भी तो 2 दफा आ रहे हैं ना, तो उसका फैक्टोरियल लगाया स्टूडेंट। ठीक है, 5 आपके पास बाकी वाले लेटर्स है जिनको मसला नहीं है तो उनके अरेंजमेंट हो गई 5 फैक्टोरियल। बाकी जो ई है वो इनके गैप्स में आएगा। तो गैप्स कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने अरेंज करने 4, तो ये हो गया 6p4। ठीक है, और फिर आप वही डिवाइड कर दो आइडेंटिकल से 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 मार्क में इतना सा काम करना था बस। सही है, ये वाला पार्ट सही है बेटा, क्लियर है सबको। पहले हमने 5 लेटर्स के डैश बना दिए जिनको मसला नहीं था, उनको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल से। फिर गैप्स काउंट करें तो गैप्स मेरे पास 6 आ रहे थे, 6 में से मुझे 4 ईज लगाने हैं तो 64 हो गया और डिवाइड कर दिया मैंने आइडेंटिकल से। ठीक है, नहीं यार दोनों ही आसान आ गया कॉम्बिनेशन बेटा। अब लेटर्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसलिए जरा गौर से देखना। 5 letters are chosen from the 9 letters of the word 17। ठीक है, 17 में 9 लेटर्स है, उसमें से आप 5 लेटर्स चूज कर रहे हो। और उसने आपको बोला है कि भाई जो नंबर ऑफ सिलेक्शन हैं आप बताओ कि जिसमें 2 ईज आने चाहिए और 2 एन्स आने चाहिए। आपके जो 5 लेटर्स हैं उसमें से 2 ई होने चाहिए और 2 एन होने चाहिए। बाकी कितने चूज करने और एक, बाकी चूज कितने करने, टोटल 5 चूज करने थे ना, 2 ई आ गए 2 एन आ गए, बाकी कितने करने एक। ऑप्शंस कितने बचे 5 बचे, 4 हट गए तो बाकी ऑप्शन कितने बचे
5 बचे, गलत। क्यों गलत? क्योंकि उसने बोला है कि आपके पास सिर्फ 2 ई आने चाहिए और 2 एन आने चाहिए। तो अब जो पांचवा लेटर आएगा, क्या वो ई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो एन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप अपने पॉसिबल ऑप्शंस में से एन और ई को हटा दोगे, सारे सारे। बाकी कितने लेटर्स बचे? 3 लेटर्स बचे। अब जो आपका फिफ्थ लेटर आएगा वो 3 में से कोई एक होगा, तो उसका आ जाएगा वन। सही है। अच्छा, एक चीज इसमें समझने की ये है कि सर आपके पास टोटल कितने ईज थे? 4। आपने यहाँ पे कितने उठाए? 2। तो इसका 4C2 आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि ईज आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल लेटर्स में उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी एक ही होती है। आप 4 में से एक उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, चारों उठाओ, क्योंकि सारे ईज आइडेंटिकल हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन हमेशा 1C1 ही लगेगी। सही है। लेटर्स के केस में जो आइडेंटिकल लेटर्स आप सेलेक्ट करोगे, उनकी सिलेक्शन आप 1C1 ही लिखोगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है बल्कि, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। समझ आ गई बात? तो आपका सिर्फ आंसर क्या आएगा? 3C1 यानी 3। समझ आ गई बेटा बात ये वाली सबको? लेटर्स के केस में जो आइडेंटिकल्स होंगे उनकी सिलेक्शन को आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी वन ही होगी हमेशा। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जल्दी से जवाब दो, क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, लास्ट पार्ट। Find the number of selections which contains at least 2 E's. टोटल ईज कितने? 4। मतलब कम से कम 2 ई होने चाहिए, मतलब 2 ई भी हो सकते हैं, 3 ई भी हो सकते हैं, और चारों ईज भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपके पास लेटर्स का सवाल आएगा ना, लेटर्स का है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें 2-3 बातें समझने की है, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा। पहली बात तो तुम लोगों ने ये समझ ली कि जो आइडेंटिकल होंगे उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी वन ही होगी। हाँ, नंबर्स में सिलेक्शन नहीं होती ना, नंबर्स में अरेंजमेंट ही होती है। ठीक है। तो अब जो है वो, इसने मुझे बोला कि एटलीस्ट 2 ही होने चाहिए, मतलब 2 ही, 3 ही और 4 ही हो गए। अब इसमें मसला पता है क्या? मसला ये है कि आपके पास ये जो एन है ना, ये भी आइडेंटिकल है, 2 एन रिपीट हो रहे हैं। तो अब भले उसने मुझे सिर्फ ई की रिस्ट्रिक्शन लगा के दी है, लेकिन मैं खुद अपनी तरफ से सारे वो वाले केसेस भी कंसीडर करूंगा कि जिसमें एन एक दफा आ रहा है, एन 2 दफा आ रहा है, एन एक दफा आ रहा है, एन एक भी दफा नहीं आ रहा। वो सारे केसेस मुझे खुद से देखने पड़ेंगे। क्या मतलब हुआ कि आप ये देखोगे कि 2 ई के साथ या तो 0 एन हो, 2 ई के साथ या तो 1 एन हो, 2 ई के साथ या तो दोनों एन। ये सारे आप खुद से कंडीशन बनाओगे क्योंकि एन भी रिपीट हो रहे हैं। सेम वे 2-3 ईज के साथ आप क्या क्या लगाओगे? 3 ई के साथ आप बोलोगे भाई 0 एन आ रहा है, 3 ए के साथ आप बोलो 1 एन आ रहा है, 3 ई के साथ आप बोले 2 एन आ रहे हैं। इसी तरीके से 4 ई के साथ भी आप करोगे, या तो 0 एन आ रहा है, या तो 1 एन आ रहा है, या तो 2 एन आ रहे हैं। 0 ई के साथ, 4 ई के साथ 2 एन आ सकते हैं? 4 ई के साथ 2 एन आ सकते हैं? क्यों आ सकते हैं बेटा? टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 4 ई के साथ 2 एन तो आ ही नहीं सकते, 6 हो जाएंगे। तो इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन को काट दो। अब करना क्या है? मुझे पता है कि भाई अगर मैंने ई और एन को काट दिया, अगर मैंने ई और एन को काट दिया तो बाकी कितने लेटर्स बचे? कितने लेटर्स बचे थे बाकी? 3 बचे थे ना। यानी अब जितने भी लेटर्स चाहिए होंगे आपको, वो आप 3 में से ही सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पहला केस है, 2 ईज और 0 एन, टोटल कितने सेलेक्ट हो गए? टोटल 2 लेटर सेलेक्ट करो, कितने और करने हैं? 3 और करने ना। तो बाकी ऑप्शंस कितने है? तो 3C3 हो गया। 2 ई सेलेक्ट हो गए, 1 एन सेलेक्ट हो गया, और कितने करने? 2 और करने, तो ये हो गया 3C2। 2 ई सेलेक्ट हो गए, 2 एन सेलेक्ट हो गए, बाकी एक और करना है, ये हो गया 3C1। समझ आ गई बात?
अगले पे आओ, 3 ई हो गए, एन एक भी नहीं हुआ, बाकी दो और करना है, ये 3C2, बाकी एक और करना है 3C1, बाकी एक भी और नहीं करना है 3C0। लास्ट वाले केस में 4 और 0, 4 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, एक और करना है 3C1, और 5 ऑलरेडी हो गए, एक भी नहीं करना 3C0। इन सबको आपस में ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो एक दफा, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। ई और एन आइडेंटिकल है, इसलिए उनको कॉम्बिनेशन उनकी देखोगे ही नहीं, क्योंकि एन भी रिपीट हो रहे हैं। होगा ना मसला, होगा मसला। मैं एन को, जितने भी लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं उनको मैं अलग से देखना पड़ता है, जितने भी आइडेंटिकल लेटर्स होंगे उनको अलग से देखना पड़ेगा। क्यों, उसकी वजह सुन लो, वजह सुनो समझ आ जाएगा। देखो उसने मुझे क्या बोला था, उसने मुझे बोला था कि भाई एटलीस्ट 2 ई होने चाहिए ना। तो अगर मैं एक केस की बात करता हूँ 2 ई, बाकी कितने लेटर और सेलेक्ट करने, 3 और सेलेक्ट करने। अगर मैं ई वाले ऑप्शंस को काट देता हूँ, बाकी कितने ऑप्शंस बचे, बाकी कितने ऑप्शंस बचे, 5 ऑप्शंस बचे। तो मुझे अगर 3 लेटर्स चाहिए और, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5C3, ऐसा ही करूंगा। लेकिन अब इनमें मसला पता है क्या आएगा, कि जो तुमने 5 ऑप्शंस लिए हैं इसमें 2 एन रिपीट हो रहे हैं, और 2 एन अगर रिपीट हो रहे हैं तो उन 2 एन में से 1 एन आए या 2 एन आए, उनकी सिलेक्शन वन ही होती। तो इसीलिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में 2 एन रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए उनको मुझे अलग अलग करके देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 ई के साथ सारे एन की पॉसिबिलिटीज लगाई, फिर 4 ई के साथ सारी पॉसिबिलिटीज लगाई, 3 ई के साथ सारी पॉसिबिलिटीज लगाई, और फिर मैंने अपने बाकी लेटर्स को कंसीडर किया। हमेशा जब भी लेटर्स का सवाल आएगा इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। समझ आ गई बात बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है? जल्दी से सब चैट में जवाब दे दो ताकि फिर हम मूव करें। मैं ये सॉल्व पेपर ग्रुप पे भी भेज दूंगा। क्या? नहीं भाई, हो गया ना। ठीक है, चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।